इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इम्पोर्ट्स हमेशा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। मतलब हमारी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल से लेके फूड वगैरह की कुछ चीज़ें भी हैं, सारी नहीं कुछ चीज़ें, और कॉटन जूट वगैरह भी, या फिर और भी कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह, ये हम सारे दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। कुछ पार्ट तक तो ये अपनी कंट्री में मिल जाते हैं, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलते हैं। कोल भी हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते, कुछ चीज़ें हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, बट जिस अमाउंट में हम इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिस अमाउंट में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब इंपोर्ट ज़्यादा होने से और एक्सपोर्ट कम होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये कैसे रिलेटेड है करंट अकाउंट डेफिसिट से। अब जैसे आप लोगों का भी अकाउंट होगा। अब हमारा नॉर्मल लोगों का अकाउंट क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट होता है, मतलब उसमें पैसे सेव पड़े रहते हैं, हम जब निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होती है। आप पर डे में इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी शॉप्स मेनली चल रही थी, बिजनेसेस चल रहे होते हैं जिनके, तो ये शॉप्स वगैरह होती हैं, इनका करंट अकाउंट होता है, क्योंकि इनको डे टू डे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती है, और वो सेविंग्स अकाउंट में अलाउड नहीं होती है, उनको करंट अकाउंट उनका होता है। तो ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट का पास भी करंट अकाउंट होता है। मतलब उनको भी कुछ सामान इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए मनी इनगोइंग आउटगोइंग चलता रहता है, उनका भी डेली का काम है। तो उनके पास भी एक करंट अकाउंट होता है। अब इसमें करंट अकाउंट तो समझ आया आपको कि डेली का इनगोइंग आउटगोइंग ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं, तो उनका करंट अकाउंट है। लेकिन इसमें एक वर्ड जुड़ा, डेफिसिट का क्या मतलब है? अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इम्पोर्ट ज़्यादा है। 1 मिनट। मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया का इम्पोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट में और एक्सपोर्ट में एक ज़्यादा गैप हो रहा है। मानो फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो तो आप बस 2 एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो गैप कितने का आया? 8 का गैप आया ना। तो ये गैप जितना ज़्यादा है, या जितना गैप है, इसको हम डेफिसिट बोलते हैं। कितने का हमारा कमी रह रहा है, अंतर रह रहा है दोनों के बीच में, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में। तो जितना ज़्यादा डेफिसिट आपका, यानी जितना ज़्यादा इनकम और एक्सपोर्ट में गैप है, वो हमारे लिए थोड़ा नुकसानदायक हुआ। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गैप चल रहा है। तो जो गैप है, इसी को हम डेफिसिट कहते हैं। और यही डेफिसिट अगर करंट अकाउंट के टर्म्स में हम मेजर करें कि हमारे करंट अकाउंट में इनगोइंग ज़्यादा है या आउटगोइंग ज़्यादा है, उसमें डेफिसिट। फॉर एग्जांपल, अगर इनकमिंग ट्रांजेक्शंस हमारे पास 100 हो रही है और आउटगोइंग ट्रांजेक्शन सिर्फ 10 ही हो रही है, तो गैप 90 का है ना, तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। अब करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा परसेंटेज में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी देखा जाए, अभी के अकॉर्डिंग इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 3% से हायर है अब। ठीक है, 3% से हायर है। इसका एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, 3% से हायर है। इसका मतलब हमारे जो इनकमिंग ट्रांजेक्शन है ना, आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है, दोनों के बीच में गैप कितने का है? 3% से हायर का है। ये इसका मतलब होगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होने से या कम होने से हमारा क्या नुकसान है, वो हम देखते हैं। अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल 3% की जगह 4%, 6%, 7% है, तो यानी गैप इम्पोर्ट इनकमिंग ट्रांजेक्शन्स और आउटगोइंग ट्रांजेक्शन, और लेट्स से इन सिंपल वर्ड कि इनपुट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा एक्सपोर्ट। गैप ज़्यादा होने का यही मतलब है कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जब इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट हमको जिस कंट्री से करें, फॉर एग्जांपल यूएस से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उनको यूएस डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है। तो यूएस डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए पहले हमें यूएस डॉलर्स अपनी करेंसी देके खरीदते हैं, और उसके बाद उन यूएस डॉलर्स का यूज़ करके उनको पेमेंट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमने अपनी करेंसी की जगह उनकी करेंसी का यूज़ किया, तो उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हमको फ़ॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ेगी, और उस फ़ॉरेन करेंसी का यूज़ करके हमें दूसरे प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी करेंसी के बजाय दूसरी करेंसी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इंपोर्ट ज़्यादा मतलब ज़्यादा दूसरी करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, जो दूसरी करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल डॉलर है, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है, वो वाली करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो अगर हमको ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ज़्यादा है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हम दूसरी की करेंसी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनकी करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो रही है और हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर रहे हैं।
तो ऐसे ही होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। तो अगर हमारा ये गैप जितना कम रहेगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जितना हमारा बैलेंस रहेगा, और यहीं पे काम आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अगर हमारा बैलेंस है, ठीक है, तो इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस है तो हमारी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमारी करेंसी और स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है, हम अगर ज़्यादा सामान सेल कर रहे हैं, तो मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ वाले लोग हैं वो हमारी करेंसी पहले खरीदेंगे, फिर हमारा सामान परचेज़ करेंगे और हमको हमारी करेंसी वापस करेंगे। मतलब उनको हमारी करेंसी खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं खरीदते, लेकिन वो कम खरीद रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हम उनसे ज़्यादा ले रहे थे, हम उनकी करेंसी ज़्यादा लेनी पड़ रही है। तो उनकी करेंसी ज़्यादा यूज़ में आ रही है, मतलब उनकी करेंसी की ज़्यादा वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, डिमांड उनकी कंपनी करेंसी की ज़्यादा है। तो ये हमने ऑल ओवर देख लिया कि करंट अकाउंट डेफिसिट और इसका करेंसी की वैल्यू राइज डाउन से क्या संबंध है। तो जितना हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा, उतना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा, तो उतनी हमारी करेंसी की वैल्यू भी लो होगी। जब आपको ये होप करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।